नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जनक कहे जाने वाले यानी पहले आलोचक प्लेटो का अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत प्लेटो से ही होती है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें प्लेटो को ही पढ़ना होता है, क्योंकि प्लेटो ही वह आलोचक हैं जिनमें सबसे पहले काव्य शास्त्रीय आलोचना के गुण हमें दिखाई देते हैं। इससे पहले जो आलोचना हुई उसे उसे आलोचना की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। हालांकि इससे भी पहले से आलोचना शुरू हो गई थी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, लेकिन प्लेटो ने कुछ सिद्धांत ऐसे दिए जो एकदम नीतिबद्ध थे और जिन्हें सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना उचित था। तो इसलिए दोस्तों, प्लेटो का हम देख लेते हैं कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में जन्म होता है यूनान में, यूरोप के देश यूनान में, जिसे ग्रीक भी कहते हैं। तो दोस्तों, प्लेटो का अध्ययन करें इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र या कोई भी काव्य शास्त्र हो, उसमें कोई जो आलोचक होता है वो किन आधार पर कविता का मूल्यांकन करता है। वो तय करता है कि एक कविता को किस तरीके से आंका जाए, एक कवि को किस तरीके से आंका जाए। तो तीन चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं आंकने के लिए किसी कविता को, तो सबसे पहली है काव्य लक्षण, यानी कि कविता या साहित्य है क्या, किसे हम साहित्य कह सकते हैं, या फिर कविता दिखती कैसी है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो किसी लिखित सामग्री को कविता या साहित्य की कोटि में ला देते हैं। तो ये काव्य लक्षण है। यहाँ पर बात होती है किसी कविता के स्वरूप के बारे में कि कविता आखिर है क्या, कविता में कौन से गुण होते हैं जो कोई सामग्री कविता बन जाती है। ठीक है। और दूसरी बात होती है काव्य हेतु पर, कि काव्य हेतु मतलब उसको कविता की कैसे जाए, मतलब किस आधार पे की जाए। या फिर इसमें ये भी होता है कि एक इंसान कैसे कविता करता है, एक इंसान में कौन से गुण होते हैं जो वो सृजन के लिए उपयोगी बन पाता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जो जिसकी चर्चा होती है, ये दोस्तों, ये जो लक्षण हैं हिंदी काव्य शास्त्र में भी हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी हैं, जिनके आधार पे किसी कविता या साहित्य की आलोचना की जाती है। फिर तीसरा जो लक्षण है, काव्य का प्रयोजन क्या है, अर्थात कविता या साहित्य क्यों लिखा गया है, उसकी क्या आवश्यकता है, कविता क्या कर सकती है, उसका क्या कार्य होना चाहिए, जैसी बातें काव्य प्रयोजन में की जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्लेटो का जन्म जो हुआ है वो 427 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी से 427 साल पहले। देश मैंने बताया पहले ही, यूनान, ग्रीस जिसे कहते हैं, उसकी राजधानी एथेंस में इनका जन्म हुआ और वहीं पे ही इन्होंने अपना कार्य किया। कर्मभूमि इनकी यही थी। और इनका काव्य ग्रंथ यानी कि काव्य संबंधी जो सिद्धांत मिलते हैं वो इनके ग्रंथ इयोन नामक ग्रंथ में इनके काव्य संबंधी सिद्धांत मिलते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो अरस्तु थे वो कोई राजा या फिर अरस्तु, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, प्लेटो जो थे वो कोई राजा या शासक नहीं थे, या फिर कोई भी दार्शनिक होता है या कवि होता है वो राजा नहीं होता। इसका कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ सलाह दे सकता है, वो समाज को आईना दिखा सकता है, अपने विचारों से प्रेरित कर सकता है। राजा की तरह वो लड़ नहीं सकता, कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता। यही भूमिका प्लेटो की भी थी। प्लेटो कोई राजा नहीं थे,
या फिर कोई एक दार्शनिक राजा नहीं होता, वह राजा का या समाज का मार्गदर्शक, गुरु या सलाहकार हो सकता है, शासक नहीं। यही भूमिका हर दार्शनिक, कवि या समाज सुधारक की होती है, और इसी भूमिका में उस समय प्लेटो थे। अब प्लेटो का जो जो चिंतन है, साहित्य चिंतन है, वो उनके युग से प्रभावित है। ये जरूरी होता है क्योंकि हर व्यक्ति, हर आलोचक अब किसी भी काव्य को आंकता है, किसी भी काव्य की रचना करता है, तो उसके वो अपने युग से प्रभावित होता है। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कोई भी साहित्य उस युग की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। तो यही परिणाम हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी देखने के लिए मिलता है। प्लेटो का युग जो है वो बड़ा ही अव्यवस्थित युग है। प्लेटो का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जिसे एथेंस का पतन काल कहा जाता है। वहाँ पर युद्ध हो रहे थे जिसमें एथेंस लगातार पराजित हो रहा था। समाज में निराशा, गरीबी, आध्यात्मिक मूल्यों का विनाश, अवसरवादिता, विश्वासघात का माहौल था। तो जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, उसने एथेंस की स्थिति को डामाडोल कर दिया था। अब जो दार्शनिक होते हैं या जो कवि होते हैं या कवि से संबंधित विचार रखते हैं, वो इन स्थितियों से परेशान होते हैं। इसी से जुड़े वो सिद्धांत रखते हैं और इसी से जुड़ी आलोचना करते हैं। तो यही प्रभाव इनके आलोचना के सिद्धांतों में हमें देखने के लिए मिल सकता है या मिलता है। आदर्श, अब जो प्लेटो का जो प्रथम उद्देश्य है कि वो साहित्य का उद्देश्य यही मानते हैं कि वह आदर्श राज्य की स्थापना की ताकत रखता हो। उनका कोई भी साहित्य या कोई भी कला तभी वो उपयोगी हो सकती है। सबसे पहले उनका मूल्य ये था कि ऐसे अस्थिर भरे राज्य में कैसे सुधारा जाए, इसको कैसे स्थिति को सही किया जाए। इसलिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि हमें आदर्श राज्य यानी कि एक आइडियल स्टेट की स्थापना करने के लिए कार्य करना चाहिए। इसके लिए चाहे कोई भी मूल्य अपनाने हो आदर्श राज्य की स्थापना में के लिए, तो वो मूल्य अपनाए जाएंगे। तो इसलिए प्लेटो की दृष्टि का भी उल्लेख किया जाता है कि प्लेटो की दृष्टि यानी कि उनका दर्शन क्या था, वो समाज को देखते किस तरीके से थे। तो क्योंकि जो व्यक्ति समाज को जिस तरीके से देखता है उसी तरीके से रचता है अपने साहित्य में समाज को। तो प्लेटो की जो दृष्टि है वो प्रत्ययवादी है। प्रत्ययवादी किसे कहते हैं? प्रत्ययवादी कहते हैं ईश्वर पे विश्वास रखना और अमूर्तता पर विश्वास रखना। यानी कि आंतरिक, एक होता है मूर्त रूप जिसे हम बाह्य संसार कह सकते हैं, और एक होता है अमूर्त रूप जिसे आंतरिक संसार कह सकते हैं। तो प्रत्ययवादी जो होते हैं वो आंतरिक मूल्यों पर आधारित होते हैं, वो ईश्वरीय प्रकृति पर विश्वास रखते हैं। तो यही प्रत्ययवादी है। तो प्लेटो इसी विचारधारा से प्रभावित थे। प्लेटो के मत के अनुसार यह विश्व और इसके सकल पदार्थ विश्व की विराट चेतना प्रत्यय के रूप में स्थित है। बाहरी संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह उस अमूर्त प्रत्यय का मूर्त अनुकरण मात्र है। तो उन्होंने ये कहा कि जो संसार में हम देखते हैं वो किसी विराट चेतना यानी कि ईश्वर का ही अनुकरण मात्र है। यानी कि ईश्वर से ही प्रभावित होकर ये सारी चीज़ें बनाई गई है। यानी कि वो सबसे ऊपर ईश्वर को मानते थे। तो अब प्लेटो के काव्य सिद्धांत पर आते हैं। प्लेटो ने 3 सिद्धांतों पर बात की। जैसे कि हमने बताया कि एक आलोचक 3 सिद्धांतों से जुड़ा हुआ रहता है, बात करता है कि कविता के लक्षण क्या हैं, कविता कैसी होती है, कैसे की जा सकती है और कविता क्यों करनी चाहिए। तो उसी सिद्धांत पर प्लेटो ने भी बात की। तो प्लेटो ने
प्लेटो ने सबसे पहले काव्य हेतु जो बोला, यानी कि काव्य को किस तरीके से किया जाए, काव्य होता किस तरीके से है, तो इन्होंने काव्य की रचना एक देवी प्रेरणा से बताया कि कुछ देवीय कृपा जिस पे होती है वही काव्य रच सकता है। ठीक है। और इसमें जो कवि होता है उसकी भूमिका नगण्य होती है, निमित्त मात्र होती है। वो तभी रच पाने में सक्षम हो पाता है जब ईश्वरीय कृपा या देवीय प्रेरणा उसको प्राप्त होती है। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही, काव्य रचना के दौरान उसमें एक तरीके का दिव्य पागलपन होता है। जिस तरीके से बोलते भी है, एक जो शायर होता है, एक जो आशिक होता है और एक जो पागल होता है, वो एक ही कैटेगरी के होते हैं। वे सभी कल्पना में खोए रहते हैं, कुछ सृजन में लगे रहते हैं। तो इसी तरीके से यही दिव्य पागलपन की बात प्लेटो भी कर रहे हैं। प्लेटो का संपूर्ण काव्य चिंतन नैतिकता व समाज में शालीनता व भद्रता की स्थापना करना है। उनका सारा चिंतन, सारी चिंता साहित्य को लेकर के ये है कि साहित्य ऐसा हो कि वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करने में सहायक हो। और ये आदर्श राज्य की स्थापना कैसे होगी उनके अनुसार, जिससे ऐसे होगी कि उसमें, उस साहित्य में नैतिक मूल्य हों, वो शालीन हो, उसमें भद्रता हो, उसमें कुछ सीख देने वाली बात हो, तभी वो साहित्य समाज में रहने लायक है, वरना उसे बहिष्कृत कर देना चाहिए समाज से। और प्लेटो ने ये इसका खूब समर्थन भी किया कि एक आदर्श समाज के लिए साहित्य की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे वहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उस समय का जो युग था वो अव्यवस्थित युग था, और जो उस समय का साहित्य हो रहा था बड़ा ही फूहड़ साहित्य था, उसमें कोई सीख देने वाली बात नहीं थी। तो ये इसका प्रभाव प्लेटो पर पड़ा, और उन्होंने इस तरीके की बातें की कि साहित्य को समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि उस समय जो साहित्य हो रहा था वो हास्यास्पद था, वो कॉमेडी पर आधारित था, वो केवल मनोरंजन और का ही साधन था, कल्पना और इन सारी चीज़ों में ही खोया रहता था। इसलिए उन्होंने इसका विरोध करते हुए साहित्य को ही समाज से बाहर निकालने की वकालत की। तो उन्होंने बोला, यदि साहित्य नैतिक नहीं है तो उसे राज्य से बाहर फेंक देना चाहिए। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो साहित्य को बड़े बाधक के रूप में देखते हैं, क्योंकि उस समय का साहित्य अच्छा नहीं था। इसका सीधा प्रभाव प्लेटो पर पड़ा। इसका प्रमुख कारण उनका युग है। जो युग मैंने बताया कि किस तरीके से जो राजनीतिक अव्यवस्था थी और साहित्यिक दृष्टि से अच्छी रचनाएं नहीं हो रही थी। साहित्य लोगों को कुछ सिखाने की बजाय गर्त में ही गिरा रहा था। इसका प्रभाव प्लेटो पर पड़ा। प्लेटो का जो प्रमुख सिद्धांत है, यानी कि जो सबसे पहले उन्होंने काव्य क्या होता है और वो कैसे किया जाता है, इस पे जो पहली बात किसी ने की वो प्लेटो ने ही की। यानी कि ये काव्य कैसे किया जाए, कैसे, और कविता क्या है, इस पे जो बात करता है, यानी कि वो काव्य शास्त्र पर बात करता है। इसलिए इनको काव्य शास्त्र का पहला आलोचक माना गया। इससे पहले किसी ने ये बात नहीं की कि कविता कैसे की जाए, कविता क्या होती है और कविता का प्रयोजन क्या होना चाहिए। इससे पहले किसी ने भी, जो पाश्चात्य आलोचक हैं, किसी ने भी बात नहीं की। पहली बात इन्होंने ही की, प्लेटो ने ही की। इसलिए ये पहले आलोचक स्वीकार किए गए हैं। अब इनके जो सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत, उसकी कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहली बात है, कला प्रकृति की अनुकृति होती है। यानी कि कविता जो होती है, यहाँ पर जब मैं कला की बात बोलूँगा, यानी कि जब भी प्लेटो कला की बात करते हैं तो बात करते हैं कविता की, साहित्य की, मूर्ति कला की, चित्रकला की, जितनी भी कलाएं हैं, आर्ट हैं, उनको कला कहा गया है। अब इस अर्थ में हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम उसको काव्य और साहित्य के अर्थ में लेंगे। अनुकरण, अब पहली बात इन्होंने बोली, जो कविता है वो प्रकृति की अनुकृति है। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति बाह्य रूप है,
जो भी इस संसार में मौजूद है वो प्रकृति है। अब एक कवि जो कविता रचता है या एक जो चित्रकार चित्र बनाता है, वो अपने प्रकृति यानी बाह्य संसार के अनुसार ही किसी से प्रभावित होकर रचना करता है। यही उनका अनुकरण का सिद्धांत है कि कविता कैसे की जाती है। कविता प्रकृति से प्रभावित होकर के, प्रकृति में जितने भी साधन मौजूद हैं उनसे प्रभावित होकर के कोई कलाकार, कोई कवि, कोई रचना करता है। लेकिन ये इनकी हो गई पहली बात कि कविता कैसे की जाती है और कविता क्या होती है। ठीक है, तो इस सबसे पहला इन्होंने बात कही कविता प्रकृति की अनुकृति है। और अब यहाँ से इन्होंने बात की तो लेकिन इन्होंने नेगेटिव सेंस में बात की, यानी नकारात्मक दृष्टि से इन्होंने कविता को या साहित्य को देखा, क्योंकि उनका युग ऐसा था इसलिए ये रहा होगा। तो दूसरी बात इसमें अनुकरण के सिद्धांत में ये निकलती है कि अनुकरण, इन्होंने कहा नकल की उपज के कारण, अनुकरण या नकल की उपज के कारण वह सत्य नहीं होता, वह सत्य से बहुत दूर होता है। क्योंकि अगर हम किसी की नकल करते हैं तो फिर उसमें फ़र्क आ जाता है। वो भले ही कि वह रचना भले ही उसी के जैसी हो, लेकिन उसमें फ़र्क तो आ ही जाता है अगर हम किसी चीज़ की नकल करते हैं। इन्होंने साहित्य रचना को सृजन न मानते हुए नकल स्वीकार किया, जो कि आगे अरस्तू ने इसका खंडन किया कि नकल, जो सृजन है वो नकल नहीं है, वो मूलतः एक सृजन है, सृजन प्रक्रिया है जिसमें उसकी अनुभूतियाँ जुड़ी हुई हैं कवि की और कुछ अपना ज्ञान जुड़ा हुआ है, वो पूरी की पूरी नकल नहीं है। हालांकि इन्होंने ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसकी आगे बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ कि कविता कैसे की जाए। इन्होंने बोला प्रकृति की अनुकृति होती है, सबसे पहला सिद्धांत दिया जो आज भी स्वीकार है कि कोई भी कला प्रकृति से ही की जाती है, प्रकृति का अनुकरण करके ही की जाती है। एक बच्चा जो सीखता है समाज की प्रकृति का अनुकरण करके ही सीखता है, और जो ज्ञान हासिल करता है वो अनुकरण करते हुए ही सीखता है। इसलिए इन्होंने जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया वो ये था कि जो कला है वो प्रकृति की अनुकृति है। हाँ, इसकी तीसरी बात यह है, अब इसकी तीसरी बात को देख लेते हैं। कला अनुकरण का अनुकरण या नकल की नकल है, क्योंकि एक वो अनुकरण कर रहा है तो वो नकल है, इसलिए वो उसकी नकल की नकल मानते हैं। अब ये कैसे मानते हैं ये आगे बताएंगे। चौथी बात जो इन्होंने कही, ये यथार्थ से 3 गुना दूरी पर होता है, इसलिए ये निकृष्टतम वस्तु है। निकृष्टतम मतलब एकदम नीची कोटि की वस्तु है, साहित्य को कह रहे हैं। ये एकदम नीची कोटि की वस्तु है जो समाज का कल्याण नहीं कर सकती, इसलिए इसको त्याज्य मानना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। और प्लेटो ने उस समय जो राजा महाराजा थे उनसे ये सिफारिश भी की थी कि साहित्य को समाज से बाहर रखना चाहिए, साहित्य को, कवि को, जितने भी ये लोग हैं इनको समाज से बाहर रखिए, तभी समाज स्वस्थ रह सकता है। अब प्लेटो ने जो अपना अनुकरण का सिद्धांत है जिसमें वो कहते हैं कि ये सत्य से दूर होता है, वो सत्य नहीं होता। जो कला होती है वो सत्य नहीं होती, वो सत्य से 3 गुना दूरी पर होती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते और अच्छे से समझ जाएंगे जब एक उदाहरण जो प्लेटो ने दिया, ये प्लेटो ने खुद उदाहरण दिया अपनी बात को समझाने के लिए। प्लेटो ने कहा कि जब कोई पलंग का चित्र बनाता है, उन्होंने उदाहरण दिया है ये कि पलंग का जब कोई चित्र बनाता है, उन्होंने कहा कि चित्रकार पलंग को देखकर चित्र बनाता है। यानी कि कोई पलंग का चित्र बना रहा है तो उन्होंने कहा कि वो जो पलंग का चित्र बना रहा है वो पलंग उसकी मूल रचना नहीं है, उस पलंग को भी किसी ने बनाया है। उस पलंग को किसने बनाया है? उस पलंग को बढ़ई ने बनाया है। अब यहाँ जो मूल निर्माता है वह बढ़ई है। आप कहेंगे कि यहाँ जो मूल निर्माता है पलंग का वो बढ़ई है, क्योंकि बढ़ई ने बनाया है उसको। फिर जो चित्र बनाता है वो उसका अनुकरण करता है, यानी कि पहला श्रेय तो बढ़ई को मिलना चाहिए। लेकिन जो प्लेटो
इससे भी आगे की बात करते हैं। प्लेटो बोलते हैं बढ़ई भी मूल रचनाकार पलंग का नहीं है। मूल रचनाकार इन्होंने ईश्वर को, प्रकृति को माना। प्रकृति यानी पेड़। इन्होंने मूल रचनाकार जो मूल निर्माता जो है वो ईश्वर है। जो पेड़ है यानी कि प्रकृति की रचना करता है। मूल निर्माता जो है वो ईश्वर है, जो पेड़ की रचना करता है, जिससे लकड़ी बनती है, फिर उससे बढ़ई पलंग बनाता है, और जब पलंग बन जाता है तब कोई पलंग का चित्र बनाता है, और फिर या फिर कोई पलंग पर कविता लिखता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अनुकरण का अनुकरण हो गई। जो मूल रचनाकार हो गया वो ईश्वर हो गया, उसने बनाई सृष्टि को यानी पेड़ को। पहला रचनाकार हुआ ईश्वर, उसने पेड़ को बनाया। फिर दूसरा रचनाकार हुआ बढ़ई, उसने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया यानी कि पलंग बनाया। और फिर तीसरा रचनाकार हुआ, तीसरा नकल करता हुआ वो कवि या चित्रकार, जिसने उसका चित्र या पलंग पर कविता लिखी। तो इस तरीके से तीन बार अनुकरण किया गया, 3 बार नकल की गई। यानी कि जो बढ़ई ने प्रकृति की नकल की और प्रकृति ने ईश्वर की नकल की, क्योंकि ईश्वर से ही ये पूरी प्रकृति उपजी हुई है। और जो कवि है फिर उसने नकल की बढ़ई की। इस तरीके से 3 बार नकल हुई। यानी कि अब जो सत्य है, सत्य यानी कि ईश्वर, सत्य जो है वह ईश्वर है। अब वो ईश्वर से 3 गुना दूरी पर हो गया। जो सत्य है वह 3 गुना दूरी पर हो गया। अब यानी कि जो कविता पढ़ेगा, जो कविता या चित्र देखेगा, वो सत्य को नहीं जान पाएगा, वो ईश्वर की रचना को नहीं जान पाएगा। ऐसा प्लेटो का मानना है। इसलिए जो रचना है, कला है, वो एक निकृष्टतम वस्तु उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि यह सत्य से बहुत दूर है, 3 गुना दूरी पर है, इसलिए इसका त्याग किया जाना चाहिए। तो इसलिए प्लेटो ने कहा कि कविता या कला सत्य से 3 गुना दूरी पर होती है। अर्थात जो कला या साहित्य में खोए रहते हैं वे सत्य को नहीं प्राप्त कर पाते। यानी कि वो सत्य से, हालांकि इन्होंने कविता या कला को झूठ नहीं कहा, लेकिन सत्य से 3 गुना दूरी पर बताया कि सत्य से वो 3 गुना दूरी पर रहते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझाया हुआ है कि किस तरीके से 3 स्टेज आती हैं। सत्य यानी कि ईश्वर पहला रचनाकार है जिसने प्रकृति को रचा। फिर ईश्वर का अनुकरण प्रकृति है जो कि दूसरे नंबर पे आती है। फिर प्रकृति का अनुकरण कला है जो कि तीसरे नंबर पे आती है। कला यानी कि जो कविता है, साहित्य है या चित्र है, वो कला है। वो प्रकृति से ही कोई बनाता है, सीखता है। और प्रकृति किसका अनुकरण है? ईश्वर का। इसलिए ये 3 स्टेज हो गई। इसलिए ये सत्य से 3 गुना दूरी पर होती है। अब जो सत्य से 3 गुना दूरी पर है तो प्लेटो ने सोचा ऐसे वस्तु को क्यों हम अपने ज्ञान का हिस्सा बनाएं, इसलिए इसको त्याज्य मानना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा, प्लेटो ने कहा, इसलिए कला नकल की नकल है, अनुकरण का अनुकरण है, और छाया की छाया है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। इसलिए ये स्वीकार्य नहीं है कि कोई ज्ञान का साधन अपने साहित्य को बनाए। प्लेटो को कविता या साहित्य को समाज से बहिष्कृत करने का कारण केवल अनुकरण नहीं है, इसका प्रमुख कारण अनैतिक होना भी है। अब सबसे पहले जो बात आती है आपके दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए कि जो कविता या साहित्य है, जो कला है, उसका विरोध एक तरीके से प्लेटो ने किया है, जिसके 2 कारण हैं कि कविता अनुकरण का अनुकरण होने के कारण वह सत्य से 3 गुना दूरी पर होती है। और दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि जो कविता है उसमें नैतिक मूल्य नहीं होते हैं, वो कल्पना और इन सारी हास्यास्पद चीज़ों से बनी रहती है। लोगों को कल्पना में खोवाए रहती है, आभासी दुनिया में
ही रखती है, उसको यथार्थ और वास्तविक चीज़ों से नहीं जोड़ती। तो दूसरा कारण उन्होंने ये बताया। तो इसलिए उन्होंने इसको आदर्श समाज की स्थापना के लिए अयोग्य साबित किया साहित्य को। तो अब उन्होंने ये जो दूसरा सिद्धांत है कि उसमें कि साहित्य अनैतिक होता है, उन्होंने सीधा ये पुष्टि की कि साहित्य जो है वो अनैतिक होता है, वो ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को गलत दिशा पे ले जाता है। तो ये जो उनका सिद्धांत, ये जो उन्होंने बातें कही, वो उसका ये प्रभाव रहा होगा कि ये प्रभाव रहा है कि उससे पहले जो साहित्य सर्जन हो रहा था, जिस तरीके की रचनाएं की जा रही थी, वो एकदम बेकार थी, निकृष्टतम कोटि की थी, जिससे समाज गलत दिशा में जा रहा था। इसलिए इसका प्रभाव समाज पे पड़ा, इसलिए वो प्लेटो ने देखा और इन चीज़ों की स्थापना की। हाँ, तो अब जो प्लेटो हैं उनका वो पहला सिद्धांत यही है कि अनुकरण कविता प्रकृति की अनुकृति है, और कविता के बारे में उन्होंने कहा कि कैसे की जाती है। एक देवीय प्रेरणा उसको प्राप्त होती है, तभी वो कुछ रच पाता है। ये उन्होंने कहा कि कैसे की जाती है, देवीय प्रेरणा प्राप्त होती है तब की जाती है। और कला अनुकरण से की जाती है, अनुकृति से की जाती है। किसकी अनुकृति से, किसकी नकल से? प्रकृति की नकल से। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो कविता है वो उसमें नैतिक गुण का होना बहुत ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, उसमें नैतिक मूल्यों का होना बहुत ज़रूरी है। वो समाज को कुछ सिखाए, वो समाज को गलत दिशा में ना ले जाए। तो ये बातें, महत्वपूर्ण बातें प्लेटो ने की हैं, जो कि आप समझ सकते हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं पे ही विराम देते हैं। धन्यवाद।